गर्मियों में 5 गरीब बहुओं ने मिलकर बनाया आमरस फैक्ट्री। चारों तरफ ये चकाचौंध देखकर तो सपना लग रहा है। दीदी देखो ना, हमारी आम की फैक्ट्री कितनी बड़ी है और चारों तरफ हमारे मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ, और हमारे बच्चे भी देखो कितना खुश है, कितने मजे से आम खा रहे हैं। अब तो चारों तरफ पैसा ही पैसा है। ए चंपा, इधर आ, हम सबका आमरस खत्म हो गया है। आम का रस भर दे और कुछ ताज़ा फ्रूट्स ले आ, और तुम सब चंपा चमेली गुलाब हम सबको खिलाओ। जो हुकुम मेरे आका, आखिर आप हमारी मालकिन हैं। तब पूजा के एक बार ताली बजाने पर उनकी सेविकाएं उन्हें अपने हाथ से फ्रूट खिलाती हैं और साथ में बच्चे भी मस्ती करते हैं। वाह, ऐसे खाने में बहुत मजा आ रहा है। और खिलाओ और खिलाओ, और मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर लाओ। छोले भटूरे, राजमा चावल, पाव भाजी, मोमोज। मेरे आमरस की फैक्ट्री में मुझे ये सब कुछ चाहिए। तभी सपना देख रही पूजा को उसकी जिठानियां मारती हैं। कौन मारा मुझे? आमरस पीने दो, हटो हटो। जिस तरीके का ये सपना देख रही हो ना, अव्वल दर्जे की पागल नजर आ रही हो। एक बार दीदी, मैं इसके बजा देती हूँ। अबे ओ अम्मा, उठ। ऐसा कहकर महिमा अपनी देवरानी के सिर पर एक और मारती है, जिससे वो नींद में उठ जाती है। अरे दीदी, मारा क्यों मुझे? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। हमारे सबके हाथ में अंग्रेजी गिलास है और उसमें आमरस था। हम अपनी बड़ी सी अमीर फैक्ट्री में थे और हमारे आसपास नौकरानियां थी जो हमें अपने हाथ से फ्रूट्स खिला रही थी और हमारे बच्चे खेल रहे थे। दीदी, सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ करना है तो ये लो, झाड़ू पकड़ो और सफाई सफाई चालू करो। अरे कंचन, तुझे पता भी है हम सब कितने मजे कर रहे थे। अरे ये सब हकीकत में तो हो नहीं पा रहा। हमारी गरीबी में कम से कम सपने में तो मुझे जी लेने देती। हाँ, पूजा चालू हो जाओ, वरना माँ जी आती ही होंगी। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तभी पांचों बहू हंसने लगती हैं। पूजा झाड़ू लगाती है, एक बहू कपड़े धोती है, एक बहू दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और 2 बहू घर का खाना तैयार करती हैं। मम्मी, टिफिन में आपने मैगी तो रखी है ना? बेटा, मैगी खाने की चीज नहीं होती। चलो अभी स्कूल जाना है, फटाफट ये चाय पराठा खाओ। बड़ी मम्मी, कभी तो आप मैगी बना दिया करो, मैं इसमें से कॉपी किताब निकाल दूं। बल्कि मैं तो स्कूल ही नहीं जाना चाहता, बहुत गर्मी लग रही है। स्कूल में आकर धूप में परेशान हो जाता हूँ। पिटाई करूंगी अगर गलती से भी मुंह से निकाला कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। पता भी है कैसे कैसे फीस देकर तुझे पढ़ा रहे हैं हम। रानी दीदी, तुम ही बताओ, ये भी कोई खाने की चीज है? हमारे फ्रेंड स्कूल में दही बड़ा, इडली, चाउमीन, आलू पराठा, मैगी लाते हैं। राजू रानी बेटा, जितना चादर होती है ना उतना ही पैर पसारते हैं, वरना चादर फट जाती है। ऐसे तो सीख लिए ये बच्चे। राजू बेटा, बड़ी मम्मी क्या बोल रही है जरा बताना। यही कि अगर हम दोनों बच्चों ने ज्यादा चीज खा ली तो बड़े पापा बड़ी मम्मी जो चादर ओढ़ते हैं वो फट जाएगी। ये दोनों बच्चे बदमाश हैं और मासूम भी। और ये इनका भोलापन है। माँ जी, आप स्कूल छोड़ने कैसे जा सकती हैं? आपकी जोड़ों में तो दर्द है ना। रहने दीजिए, मैं ही चली जाऊंगी। नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने पोता पोती को अकेले ला सकती हूँ। तब बच्चे चाय नाश्ता करके सुशीला के साथ स्कूल चले जाते हैं। सुशीला उन्हें स्कूल छोड़कर आ जाती है। घर के मर्द भी काम पर चले जाते हैं। दोपहर को फैक्ट्री से काम करके पांचों भाई घर आ जाते हैं। खाना खाने इतने में स्कूल से बच्चे भी आ जाते हैं। बहुत गर्मी लगती है। अपना स्कूल बैग साइड में पटक देते हैं और राजू स्कूल के कपड़े उतार कर ऐसे ही बैठ जाता है। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर चलाओ ना। हमारे दोस्त विक्की के घर में एसी लगी हुई है। हाँ मम्मी, स्कूल से घर तक आने में धूप में बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है ना, हाथ धोकर चुपचाप बैठ जाओ। और राजू, तू कपड़े निकाल कर क्यों बैठ गया है? और गर्मी लगेगी, कपड़े पहन ले। मुझे बहुत गर्मी लग रही है बड़ी मम्मी, मैं नहाने जा रहा हूँ। नहीं बोल दिया ना, नहीं नहाने जाना है, सर्द गर्म हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। मैं तो नहाऊंगा, अभी बताती हूँ तुझे। तब महिमा राजू को पकड़ती है और राजू बाहर निकलकर भरे हुए टब में बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे पांचों बहू उसे पकड़ने आती हैं। तो वो उन सब पर पानी डालने लगता है। तूने तो हम पर पानी डाल दिया, बाहर आ जरा और खाना खा ले। कुछ देर के बाद सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि ठीक से कोई खाना नहीं खा पाता। बहू अपने अपने पतियों को मिट्टी के घड़े का पानी देती हैं। बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है, मुझे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा है गर्मी में। अरे इस मटके का कपड़ा या बोरी बांध के रखो ना, जिससे पानी ठंडा रहे। हम कुछ ही देर में मटके को ढक देंगे। यह खाना भी कोई खाना है क्या श्वेता?
मुझे नहीं खाना ये खाना, हटाओ मेरे सामने से। भैया शांत हो जाइए, सबको पता चल जाएगा। हाँ तो पता चल गया तो क्या करूं, लड्डू पेड़े बांटू? मुझे भी ये बकवास खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। वही देखो, रोज रोज दाल चावल सब्जी चावल रोटी पूरी मटर पनीर की सब्जी तो खाने को मिल ही नहीं रही है। देखिए घर में जो बना है, आप जो लेकर आ रहे हैं वही बन रहा है, कुछ और नहीं। अरे चुप करो, एक तो ये परिवार इतना बड़ा है कि जो लाए वो पैसे देखते ही नहीं है। अरे सही बोला केतन, ये पैसे देने के बाद भी यही अजीब खाना खिलाते हैं। अरे सच बता रहा हूँ, अब तो मैं भी इस घर में काम करते करते थक गया हूँ, और ऐसा बकवास खाना खाकर। चुप करो तुम लोग, जितना करते हो उतना बोलो, नहीं तो मैं बोलने पर आ जाऊंगी। अपने परिवार के लिए तुम लोगों ने किया क्या है? सारे करीबी तुम पांचों बेटों के लिए नहीं है। तुम्हारी वजह से बच्चे और तुम्हारी पत्नियां भी जूझ रही हैं। मैं भी थक गई हूँ ये बोरिंग खाना खा कर। हमारे स्कूल की फ्रेंड कितना अच्छा अच्छा खाना लाती है और यहाँ इतनी गर्मी है। अब क्या कर सकते हैं, इस घर में पैसे नहीं है तो ये करनी धरनी भी इन पांचों की ही है। गरीबी में वक्त गुजारना ही पड़ेगा, ऐसा बेकार खाना खाना ही पड़ेगा। माँ ने बिल्कुल ठीक बोला है, कुछ गलतियां हमारी भी है, और हम अपने बच्चों का परिवार का पेट नहीं पालेंगे तो कौन करेगा? बड़े भैया नशे में रहकर आधी नौकरी करते हैं और तुम दोनों बस नौकरी न करने का मन बदलाते रहते हो। इस गरीबी से निकलना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हाँ नमन भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, केतन तुम्हें बात माननी ही होगी। अरे तो तू इस घर में सबसे ज्यादा शरीफ है, चुप ही रह ले। हाय रे, कितनी गर्मी हो रही है इस टीन की छत में। काश पैसे होते तो घर में कूलर भी लगा होता। बाहर से धूप आ रही है, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। इस पंखे को भी अभी खराब होना था, मैं टीन पर पानी डाल देती हूँ। दरअसल कुछ दिनों से पांचों बेटे घर के खर्च और बाहर के काम को लेकर परेशान थे। पिछले 8 दिन पहले पांचों बेटों को काम से निकाल दिया गया क्योंकि मालिक की फैक्ट्री बंद हो गई थी। बाकी के मजदूरों को भी अपना पैसा मिल गया था, लेकिन जब ये सेठ से अपने पैसे मांगते हैं तब सेठ पांचों के हाथ में 100 रुपए पकड़ा देता है। अरे आप कौन से पैसे आ गए हैं? यही हैं जो हैं, भूलो मत। कुछ दिन पहले तुम मुझसे एडवांस पैसे ले चुके हो और कल भी तुम लेकर गए थे। शुक्र करो फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद भी तुम सबको पैसे दे रहा हूँ, वरना मैं लात मार करके भी निकाल सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से। पांचों भाई नदी किनारे बैठे होते हैं। घर की चीज से परेशान होकर बड़ा वाला बेटा पीकर आने लगता है और 2 बेटे नौकरी न करने की वजह से चिढ़े रहते हैं और एक बेटा हमेशा सपोर्ट करता है। एक दिन सुरेश फिर से पीकर घर आता है और अरविंद भी। तीनों भाई दोनों भाई को संभालते हैं। अरे तुम लोग फिर से पीना शुरू क्यों कर दिए हो? पहले से ही घर का बेड़ा गर्क कर रखा है, अब और क्या चाहते हो कि ये झोपड़ी भी उठ जाए? वही तो दीदी, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। इन लोगों को काम देखना चाहिए, काम ढूंढना चाहिए, लेकिन बस सारा पैसा पीने में खर्च कर रहे हैं। देवर जी आप दोनों तो रोक सकते हैं ना? भाभी हमसे जितना हो सकता था हमने कोशिश की, पर इन्होंने नहीं सुनी। हाँ महिमा, मैंने भी कोशिश की लेकिन ये लोग नहीं माने। देखिए ये सब छोड़ दीजिए और नए साधन ढूंढेंगे। घर में पैसे कैसे आ जाएं? घर में जो बचा कुचा राशन है बस वही चलेगा, फिर अगले दिन किसके सामने हाथ फैलाएंगे? अरे बस करो, जब देखो पैसे पैसे। पैसों के अलावा तुम औरतों को नजर नहीं आता कुछ क्या? नहीं काम मिल रहा है तो ऐसा करो, झोपड़ी के पीछे जो जमीन है वो बेच दो। वैसे भी ये जमीन हमें दे ही क्या रही है, बंजर कहीं की। हाँ उसको बेचना ही चाहिए, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। तुम लोगों को प्यार से समझा रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। अपने पिता की आखिरी निशानी जो कि वो खेत है उसको भी बेचना चाहते हो? है शुक्र करो कि ये जमीन थी, इसके चलते इस झोपड़ी में हमने अपना घर बसा लिया, वरना कहाँ जाते? हाँ तुम्हारे पास कुछ अपनी गलतियां नजर नहीं आती है क्या? माँ जी काश हमारे पतियों ने 10 साल पहले वो सब ना किया होता, हमारे करीब बनने की नौबत कभी नहीं आती। अरे डर गए क्या? कल तो तुमने बाजी जीत ली थी, तो आज क्यों नहीं खेलने आ रहे हो? मुन्नालाल तुम हमारी इतनी आसानी से मति भ्रष्ट नहीं कर सकते। हम कुछ भी जुए में पैसे नहीं लगाने वाले। हाँ ये सब सट्टा वगैरह बेकार होता है, चलो भाइयों। अरे तुम मर्द हो, भीगी बिल्ली की तरह क्यों पेश आ रहे हो? कुछ बड़ा करोगे तो बड़ा मिलेगा। जैसे कल 10,000 लगाने पर 30,000 मिले थे, लाख लगाने पर 50 लाख मिल सकते हैं। किस्मत को ऐसे मना नहीं करते। मुन्नालाल पांचों भाइयों को भड़का देता है, जिसके बाद वो घर से लाख रुपए लेकर लगा देते हैं और जुए में 10 लाख जीत जाते हैं, जिससे उनका भरोसा डबल हो जाता है और मुन्नालाल उन्हें सबक सिखाने के लिए उनको 2-3 बार जीतने देता है। आखिर में पांचों बेटे अपना घर दांव पर लगा देते हैं, जिसके बाद मुन्नालाल चालाकी से हुक्म का इक्का फेंक कर उनकी सारी छोटी मोटी दौलत और घर को हड़प लेता है।
ये हुई ना बात, तेरे घर की प्रॉपर्टी या सोने की चेन या 10 लाख रुपए, 50 लाख सब मेरे हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुमने हमें फंसाया है, अभी तो हम जीत रहे थे। मैं तुमको अब तक जीत रहा था, तब तक तुम मेरी चाल में फंसे रहे थे, और फिर तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी थी तो तुम्हें भड़काया कि तुम अपनी प्रॉपर्टी लगा बैठो, और गेस व्हाट, तुमने अपनी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगा ली। अपनी बीवी और माँ के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन शर्त के मुताबिक सारे पैसे और चीज सब मेरी हुई। निकलो यहाँ से वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। देखो मुन्ना लाल, तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो, लेकिन घर छोड़ दो। घर में हम सब रहते हैं, तुम घर ले लोगे तो हम अपनी पत्नियों को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे। हाँ मुन्ना लाल, मान जाओ। अब मेरे सामने विनती मांगने से कोई फायदा नहीं है। मेरे सामने तुम्हें ज्यादा हीरो बनकर नहीं दिखाना चाहिए था। उसी का नतीजा है कि अब तुम खाली हाथ हो गए हो। जाओ यहाँ से। पांचों भाई प्रॉपर्टी के कागज और कीमती सामान उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी मुन्ना लाल के आदमी उन्हें पकड़कर मारते हैं, और जब अपने घर पहुंचते हैं तो मुन्ना लाल अपने आदमियों के साथ उनके घर भी पहुंच जाता है और सारे सामान की तोड़ फोड़ करने लगता है। निकलो मेरे घर से, खाली करो मेरा घर, चलो। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब रोको। कौन है तू भाई? ये हमारा घर है, जा यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ निकलो हमारे घर से, सब कुछ कितना खराब कर दिया, कितनी मुश्किल से ठीक होगा अब ये सब। जा बुला ले पुलिस को। पुलिस भी मेरे इशारों पर नाचती है। अपने पांचों लाल से पूछ, ये घर उन्होंने जुए में मेरे हवाले कर दिया। अब इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। बताओ, मैं सब कुछ हार चुके हैं। ये सुन घर की सभी औरतों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या आप सबने जिस घर को आपके पिता ने बनाया था, एक नहीं दो नहीं, आप पांचों की मति फिर गई है क्या? ये सुन सुशीला अपने सिर पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है। अरे क्या कमी थी मेरी परवरिश में जो तुम पांचों बेटों ने मुझे ये दिन दिखाया। अपनी इज्जत, पत्नी का ख्याल, माँ की बेबसी भी याद नहीं आई क्या? और दांव पर घर लगा दिया। हेमंत नमन, तुम दोनों ने तो दिमाग था ना, तुम भी इसकी बातों में आ गए। माँ हमें माफ कर दो, लालच बुरी बला है, ये हमें आज समझ आया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कहावत मैं भी सुना देता हूँ, तुम लोग को देखकर यही याद आ रहा है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अरे तुमसे घर भी छिन गया और अब तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। चलो निकलो अब। मुन्ना लाल के आदमी सबको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पूरा परिवार भटकता रहता है। पत्नियां पति को कोसती हैं, माँ के आंसू नहीं रुकते, और फिर पिता की जो जमीन थी वो वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ती है। और इन लोगों ने माँ जी ऐसा नहीं किया होता तो आज हम लोग मॉडर्न वाली जिंदगी जीते और हमारे बच्चे दूसरों के एसी के लिए तड़प नहीं रहे होते, अपने ही घर में एसी में मजे से रहते। अरे बस करो तुम लोग, हर वक्त पैसे की बात, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कहकर बात खत्म कर दी जाती है। वहीं दोनों भाई नशे की हालत में लुढ़क जाते हैं। महिमा और श्वेता बच्चों को दूर कर देती है। दिन गुजरते हैं। अब घर के हालात गर्मी और पैसों की तंगी से और भी ज्यादा बदतर हो गए थे। सामान उधारी पर आता है और दुकानदार भी सामान देने से मना कर देता है। घर आया चाचा रजत भी घर की हालत देखकर, अरे बाप रे, पांचों के पांचों बेटे घर पर बैठे हैं, काम धाम छूट गया है क्या? अच्छा, खाने के लाले पड़ गए हैं। अरे वो तो होना ही था, जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे ना, और खेलो जुआ। अरे बहू कोई बात नहीं, मेरी खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा ना, जो है उससे तुम अपना गुजारा कर लो। अपनी जुबान संभाल कर बात कर, भूल मत कि मैं तेरी भाभी हूँ, और ये बच्चे तेरे भी कुछ लगते हैं। ऐसे कैसे बोल सकता है तू? सॉरी भाभी, मैं गरीबों से रिश्ता नहीं रखता। भैया ने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, ये तो होना ही था। कौन से हिस्से की बात कर रहे हो? तुमने तो कभी उनका हाथ नहीं बटाया। खेती बाड़ी में उन्होंने घर खेत सब अपनी मेहनत से बनाया और बीच में हिस्सा खाने आ गए हो। क्या उनके पास बेटों का हक नहीं है उन पर? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ देखकर खून ठंडा हो गया। सगा देवर सुशीला को ऐसा कहकर चला जाता है। सास बहू बहुत परेशान रहते हैं। कुछ देर बाद महिमा रोशनी चूल्हे पर खाना बनाते हुए, कहा एक दिन औरत रसोई में खड़े होकर गैस सिलेंडर पर खाना बनता था और अब देखो मिट्टी के चूल्हे पर आ गए हैं। हर रोज धुआं गले में आ जाता है और आंखों में धुआं चुभता रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन इन पांचों पतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच रही हूँ रोशनी, हम एक काम करने लग जाते हैं। इन पतियों से तो कुछ नहीं होने वाला है। दोनों बच्चे कहाँ चले गए? रानी, राजू, खाना खा लो। अरे बच्चे घर के पीछे गए हैं, अभी अभी खेल लें।
माँ जी, आपने उन्हें वहाँ क्यों जाने दिया? अगर वो आम के 3 बंजर पेड़ आज हरे भरे होते तो हमें ऐसे रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ता। वहीं खेलते खेलते दोनों बच्चों की नजर पेड़ के ऊपर जाती है। तीनों आम के पेड़ों पर नजर जाते ही बच्चे होकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर जिद करने लगते हैं। माँ बाहर चलो ना, बाहर चलो, मुझे आम खाना है माँ, आम खाना है। हाँ मम्मी, बड़ी मम्मी, चाचा, दादी, हम दोनों को आम खाना है, आप खिला दो ना, बहुत मन कर रहा है, कब से आम नहीं खाया। अरे बेटा, घर में पैसे नहीं हैं और इस वक्त हम 80 या 100 रुपए किलो के आम नहीं ले सकते हैं। हाँ बच्चों, आम मत खाओ, मम्मी ने खाना बनाया है, खाना खा लो। अरे पैसे नहीं लगेंगे, बाहर से आम खिला दो ना लाकर, चलो तो सही पहले। बच्चे हाथ पकड़कर झोपड़ी के पीछे उन 3 आम के पेड़ के पास ले जाते हैं, जो कि इस बरस मीठे खुशबूदार आमों से लदे हुए थे और एक आम कच्चे पेड़ का था। अरे मोरी मैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? जिस पेड़ में आज तक उन्हें एक आम नहीं दिया, उन पेड़ों को देखकर घर की सभी महिलाओं के होश उड़ गए थे। दीदी, मुझे यकीन नहीं हो रखा, हमारे अपने आम के पेड़ों पर इतने सारे आम हैं। तभी पूजा कंचन की चुटकी काट देती है। जोर की छुट्टी काट दी? इतनी भी जोर से नहीं करना था दीदी। अरे हम तो मालामाल हो गए, अब हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, इन्हें बेचकर तो हम अपनी गरीबी के दिन खत्म कर सकते हैं। पांचों बहू खुशी से नाच उठती हैं और आम के पेड़ से चिपक जाती हैं। बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, अब तो हमको आम खिलाओ और पैसे आवा आवा, गरीबी जावा जावा। सब हंसने लगते हैं। पांचों बेटों को भी वो आम का पेड़ दिखाया जाता है, वो भी हैरान होते हैं। लगता है भैया, भाभी, माँ भगवान ने हमारी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया है। अब हमारी गरीबी खत्म और किस्मत चमक जाएगी। आम को बेचकर आम के सीजन में बहुत पैसा आ सकता है। हाँ, ये तो है। हम पांचों भाई आम तोड़ कर ठेले का इंतजाम कर लेते हैं और बाजार में चलते हैं। अरे पांचों नहीं, चारों, मुझे नहीं जाना ये काम करने, तुम लोग काफी हो, मैं घर पर रहूंगा। और मुझे भी नहीं जाना। अरे ठीक है, आप लोगों को नहीं जाना, लेकिन हम 3 भाई भी काफी है। तीनों भाई तीनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और आम तोड़ने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त केतन के पाँव में लग जाती है। मेरा पैर लगता है अंदरूनी चोट लग गई है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? सोचा था आज बाहर निकलूंगा, घर वालों के लिए पैसे लाऊंगा। अरे कोई बात नहीं केतन, हम दोनों है ना, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तू आराम कर, 1-2 हफ्ते में तेरा पैर ठीक हो जाएगा। आप अंदर चलिए, मैं आपके पाँव पर मालिश कर देती हूँ। पूजा अपने पति की पाँव की मालिश कर देती है, जिससे उसे घर पर रहना पड़ता है। और दोनों अड़ियल सबसे बड़े और छोटे बेटे अकड़ और नशे की वजह से काम नहीं करते, लेकिन मेहनती नमन और हेमंत 2 रेडी लेकर अलग अलग जगह तपती धूप में आम बेचने पहुंच जाते हैं। हेमंत के सामने तो मैंगो जूस की दुकान भी थी। ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे आम ले लो, सिर्फ 80 रुपए किलो। 2 किलो आम सिर्फ 150 रुपए में। आइए। ताजा आम देखकर 2-4 लोग हेमंत से आम खरीद लेते हैं। वहीं नमन भी आवाज लगाकर आम की बिक्री कर रहा था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद आम गर्म हो जाते हैं। तब एक औरत, अरे भैया, ये कैसे आम दे रहे हो? इतने गर्म हो रखे हैं धूप में, थोड़ा कम पैसे करो, पैसे भी ज्यादा है, अगर खराब निकले तो। बहन जी, खराब कैसे होंगे? आज ही आम के पेड़ से तोड़े हैं, धूप की वजह से गर्म हो गए हैं, आप फ्रिज में ठंडा करके खा लेना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चे घर जाते ही आम मांगेंगे। हेमंत खुद भी परेशान हो रहा था और आम को धूप से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वहीं नमन की बिक्री भी अब ढीली पड़ गई थी। शाम तक दोनों भाई रेडी लगाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। आ गए तुम दोनों, सारे आम बेच तो दिए है ना? हाँ माँ जी, आखिर हमारे पेड़ के इतने बढ़िया आम थे, बिकने तो थे ही सारे के सारे, है ना हेमंत? नहीं भाभी, पहले दिन कुछ खास बिक्री नहीं हुई। सोचा था 1000 रुपए का फायदा तो हो ही जाएगा, लेकिन 200-300 सुबह ही हाथ लगे। मेरे साथ भी वही हुआ भैया, मेरे सामने से तो लोग बाकी के फल खरीद रहे थे, आम नहीं। कोई बात नहीं, अभी हार मत मानो, थोड़े दिन में काम चल जाएगा, अभी कोई जानता भी नहीं है। इसीलिए मैं नहीं गया, मुझे पता था धूप में खड़े रहकर कुछ नहीं मिलने वाला। चुप कर दो, घर का बड़ा बेटा होकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कम से कम अपने छोटे भाइयों को तो करने दे। कभी कभी लगता है कि निकम्मों को पैदा कर दिया है मैंने। घर में खर्च के लिए पैसे नहीं है, मगर पीने के लिए है। ये सुनने के बाद जानबूझकर सुरेश अपनी माँ के सामने और पीता है। दोनों भाई हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। 3-4 दिन ऐसे ही चलता है। दोनों भाई आम बेचने जाते हैं, मगर उनके आम की खास बिक्री नहीं होती। अंकल, आप फालतू में यहाँ रोज खड़े होकर आम बेचने की जो कोशिश कर रहे हो, छोड़ दो। आपका आम से ज्यादा तो आम का जूस बिकता है, वो भी ठंडा ठंडा 20 रुपए में। तो कोई 70 रुपए के ऐसे आम क्यों लेगा?
हेमंत के दिल में ये बात बैठ जाती है। वहीं नमन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो शाम को अपने भाई के साथ आम की रेडी लेकर लौट रहा होता है तब हर जगह मैंगो जूस और आम का अचार बिकता है। घर जाकर दोनों भाई इस बात को बताते हैं तब श्वेता के दिमाग की बत्ती जलती है। माँ जी, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इन आमों से ज्यादा आम से बनी हुई चीज ज्यादा चल रही है, तो क्यों ना हम भी घर से आमरस बनाकर बेचें। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, क्यों ना हम पांचों बहुएं मिलकर आमरस बनाकर बेचें और बिक्री हो जाए। हाँ, अब घर के खर्चों के लिए हमें भी उतरना होगा। देख रहे हैं ना, घर में कोई चैन से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। बच्चों को भी अच्छा खाना चाहिए और माँ जी को दवाई। मुझे खुशी है कि तुम पांचों ने घर के लिए फैसला लिया। लेकिन माँ, हम क्या करेंगे? ये तो हमारा काम है ना। भाई साहब, आप घर पर मदद करवा देना। बाहर हम पांचों बहू ही आम रस बेचने जाएंगे। पता चला आम का सीजन खत्म हो गया और हम भिखारी की भिखारी रह गए। अगले दिन ही पांचों बहू आम रस बनाने के लिए आमों को पेड़ से तोड़वाती हैं और उनका छिलका उतारकर गूदा और गुठली अलग करती हैं। वहीं 2 बहू दुकान से चीनी और दूध खरीद कर ले आती हैं। दीदी, हमने आधे से ज्यादा काम खत्म कर लिया है, लेकिन बाहर से मैंगो जूस वाले लोगों के पास मशीन होती है, वो झट से आमरस बना लेते हैं। हम कैसे बनाएंगे? पूजा, ये जब पहले ये मशीन नहीं थी ना, तो लोग सिलबट्टे और बिलोने का इस्तेमाल करते थे। हम भी वही करेंगे। तभी एक बड़े से पतीले में श्वेता आम, चीनी और सारे आम के गूदे को निकालकर मथनी से मथने लगती है, जिससे वो स्मूथ हो जाता है और फिर पांचों बहू और सुशीला चखती हैं। वाह, कितना बढ़िया आमरस है। बस इसमें बर्फ डाल देंगे तो और चिल्ड हो जाएगा, ग्राहकों को पसंद आएगा। ये प्लान जरूर काम करेगा। दीदी, हम बोतल इकट्ठी करके उसे साफ कर लेते हैं और उसमें आमरस भरकर गली गली जाकर लोगों को पिलाते हैं और बेच देते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था। हाँ, चलो ऐसे ही करते हैं। रोशनी और कंचन प्लास्टिक की बोतलों को साफ करके उसमें आमरस भर देती हैं और ढक्कन की जगह कपड़े से बांध देती हैं। पांचों बहू अलग अलग जगह बेचने निकल जाती हैं। आंटी जी, घर का बना हुआ ताजा ठंडा आमरस पी लीजिए, सिर्फ 20 रुपए की बोतल है। अरे जाओ जाओ, देखने में ही इतना गंदा लग रहा है, इस बोतल को कौन मुंह लगाएगा। हाँ देखो, बोतल साफ नहीं लग रही और पता नहीं अंदर से कैसा हो, क्या क्या मिलाया हो। आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं खरीदना, आगे बढ़ो। आसपास के पड़ोसी उनका आमरस चखते भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं दुकान पर अपना सैंपल बेचने जाती हैं। अंकल जी, हमने घर में बहुत अच्छा आमरस तैयार किया है, चाहे तो आप पीकर देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी दुकान से हमारी 10-20 बोतल भेज दीजिए, हम 20% डिस्काउंट दे देंगे आपको। तुम लोग उधारी तो चुकाते नहीं हो और आमरस बेचने चले हो। मुझे तुम्हारा आमरस देखने में ही गंदा लग रहा है। मेरे यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, चले जाओ यहाँ से। अंकल जी, एक बार देख तो लीजिए। अरे जाओ ना। पांचों बहू और अलग अलग जगह जाती हैं, जहां कुछ लोग उनके आमरस को पसंद कर लेते हैं और थक कर वो धूप से चलकर एनजीओ की सीढ़ी पर बैठ जाती हैं। दीदी, इतना घूम घूम कर भी 4-5 बोतल ही बिकी हैं और हमने सिर्फ 3 बेची। चल चल कर पैर में दर्द हो गया, प्यास लग रही है और गर्मी भी। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, धूप बहुत है और अंदर आ जाइए, पंखा चालू है। शुक्रिया आपका, हम आमरस बेच रहे हैं, आप पियेंगी? सिर्फ 20 रुपए की बोतल है, हमसे खरीद लीजिए, हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल घर की बनाई हुई है, कोई मिलावट नहीं है। आपकी हालत देखकर समझ सकती हूँ, वैसे भी घर की औरतें अच्छा ही बनाती हैं। राजेश्वरी उन्हें अंदर ले जाती है, जहां वो पानी पीते हैं, थोड़ी हवा खाते हैं और राजेश्वरी उनका बनाया हुआ आमरस पीकर खुश हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा तो कभी भी नहीं मिलता। फिर भी हमारी बिक्री नहीं हो रही, कोई खरीद ही नहीं रहा। ऐसे तो हमारे 3 आम के पेड़ों के सारे आम बर्बाद हो जाएंगे। आप लोगों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दिखने में बोतल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। कपड़े से जो बंदी है और कोई ब्रांड का नाम भी नहीं है। मैं एनजीओ चलाती हूँ, मुझे तो फंड आता ही है। मैं उन पैसों से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। इससे आप साफ बोतल खरीद कर एक अच्छा लेबल लगाकर आमरस बेचिए, देखिए काम जरूर होगा। क्या आप हमारी सच में मदद कर रही हैं? हाँ हाँ, सच में मदद कर रही हूँ। और सिर्फ आमरस ही क्यों, अगर आपके पास आम के पेड़ हैं तो आप आम का अचार, आम की मीठी गोलियां, आम पापड़, आम का मुरब्बा भी बना सकती हैं। देखिए चलकर आपके पास आएगी। जहाँ मेहनत हो वहाँ परिश्रम का फल हमेशा मिलता है। आपने हम पांचों बहुओं को हिम्मत बढ़ाकर और हौसला बुलंद कर दिया। अब तो हम जरूर सफल होंगे, लेकिन बदले में आपको पैसे के लेने होंगे। नहीं, बदले में आप अपना बनाया हुआ आमरस हमें देना। मेरे एनजीओ के औरतें और बच्चे पियेंगे। और हाँ, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा इसमें ऐसा ऐड करो कि ग्राहक तुम्हारे पास ही आए। जी जरूर।
तब राजेश्वरी पांचों बहुओं को कुछ पैसे देकर मदद करती है, जिससे पांचों बहू नई नई बोतल खरीद कर ले आती हैं, जिन पर उन बहू का नाम भी होता है। 5 बहू आम रस और आम के जूस में बर्फ, अनार के दाने, नारियल का बुरादा इत्यादि डालकर वो बेचने लगते हैं। गली गली जाकर बेचने से हर कोई उनके आम रस की बोतल खरीद लेता है। जैसे ही काम चल पड़ता है तब घर पर बैठे तीनों आदमियों को सबक मिल जाता है। तब वो भी आम तोड़कर आम का छिलका निकालते हैं और आमरस बनाने में मदद करते हैं, जिस घर आकर 500 लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 2 बहू रेडी लगाकर आमरस में ऊपर से आइसक्रीम और चेरी डालकर देने लगती हैं। अरे वाह आंटी, आपकी दुकान का आमरस तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई भी नहीं बेचता। मुझे 1 गिलास और दे दीजिए। अरे बेटा, इतनी गर्मी हो रही है, मुझे बड़े वाला 1 गिलास दे दो। ये लीजिए बापूजी, और बच्चे ये लो तुम्हारा आमरस का गिलास। 5 बहुओं का बनाया हुआ आमरस तेजी से बिकता है। वहीं घर जाकर 5 बहू आम पापड़, आम का अचार, आम की खट्टी मीठी गोलियां बनाकर तैयार कर देती हैं। तीनों बहुएं गली गली जाकर बेचती हैं और 2 बहू आमरस की स्टॉल संभालती हैं, जिस पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक बार एक फूड ब्लॉगर उसके पास आकर आमरस मांगता है। जैसा कि दोस्तों आप मुझे देख सकते हैं, इस दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। क्या इनकी दुकान का आमरस इतना ही अच्छा है? इसके लिए मुझे पीना होगा। सुनिए दीदी, आप अपने बनाए हुए आमरस में ऐसा क्या डालती हैं कि लोग इतनी भीड़ लगाए हुए हैं? अरे भैया जाओ ना, काम करने दो, बहुत भीड़ है। आपका सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं है। अच्छा, एक बड़ा गिलास मुझे तो दे दीजिए। हेलो भैया, अरे शांत हो जाइए, आपको भी दे रहे हैं। फूड ब्लॉगर आमरस का जूस पीकर खूब तारीफ करता है। बाप रे, ये कोई ऐसा वैसा आमरस नहीं है। इसके अंदर चेरी, अनार के दाने, आइसक्रीम, वो भी मात्र 50 रुपए के गिलास में। अब तो आप सबको भी यहाँ पीने के लिए आना ही पड़ेगा। पते का नाम है नंदू नगरी। फूड ब्लॉगर का वो वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें 5 बहू का बनाया हुआ आमरस होता है। लोग दूर दूर से पीने आते हैं। तभी एक बड़ी कंपनी का मालिक उनके पास ऑफर लेकर आता है। सुनिए, मुझे आपके बनाए हुए आमरस के बारे में पता चला। आप काफी ज्यादा वायरल है, लेकिन आपके पास कोई कंपनी नहीं है। लेकिन मैं आपको अपना नाम देकर खूब माला माल कर सकता हूँ। आमरस की फैक्ट्री के लिए पैसे दे सकता हूँ। बस नाम मेरा आना चाहिए, साथ में आपको 50 लाख रुपए मिलेगा। क्या सच में आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हमारे आमरस की फैक्ट्री खुल सकती है? हाँ बिल्कुल, जो काम आप हाथ से कर रहे हैं वो फैक्ट्री में ज्यादा मजदूर होकर भी कर सकते हैं। हाँ कर दो, हमारे आमरस की फैक्ट्री का सपना पूरा हो रहा है। जी हम तैयार हैं। बलदेव मालिक एक बहुत बड़ा फोर्ड कंपनी का मालिक था, जो अपने नाम से 5 बहू के आमरस को अच्छी पैकेजिंग में बेचने लगता है। साथ ही 5 बहू की आमरस की फैक्ट्री खुल जाती है, जिनकी वो मालकिन होती है। काफी मजदूर वहां काम कर रहे होते हैं और तरक्की इतनी बढ़ जाती है कि अब घर में कूलर आ जाते हैं, सांस की दवाइयां भी आ जाती हैं। बच्चे भी घर में अब बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। वाह बहू, ठंडे कूलर की हवा में कितना अच्छा खाने का सुकून आकर मिल ही गया। और ये मुकाम हासिल तुम 5 बहू की वजह से हुआ है। हाँ माँ, आज इतने आराम से रोटी खा पा रहे हैं तो वो भी बस अपनी पत्नियों की वजह से। और उन्होंने अपनी मेहनत से आमरस की फैक्ट्री भी लगा ली। हम मर्द होकर पीछे रह गए, हमें माफ कर दो। अब से ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। चलो, देर आए दुरुस्त आए। सच में लग रहा है सारे सपने पूरे हो गए हैं। अभी तो हमें और सफलता हासिल करनी है रोशनी। 5 बहू के आमरस की बिक्री अभी भी बहुत तेजी से हो रही थी और अब तो लोग दुकान में भी बेच रहे थे। सप्लाई बहुत आगे तक जाती है, लेकिन चाचा रजत 5 बहू के आमरस की फैक्ट्री और खुशियों को देखकर बहुत ज्यादा जलते हैं। तो एक दिन वही आमरस पीकर बीमार होने की एक्टिंग करते हैं, वो भी वीडियो बनाकर। जब ये वीडियो वायरल हो जाती है तो काफी लोग आमरस पीने से मना कर देते हैं, जिससे कंपनी के मालिक बलदेव मलिक को बहुत सारे फ्रॉड्स के मेल आने लगते हैं और घाटा अलग होता है। तब वो 5 बहू पर चिल्लाता है, तुमने मुझे गलत माल चिपकाया, शहर में मेरा नाम बदनाम हो रहा है। देखो, मैं अपनी फैक्ट्री और पैसे सब वापस ले लूंगा। नहीं नहीं सर, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे माल में कोई कमी नहीं है। हम ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं। वो हमारे चाचा हमसे बदला लेना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ साहब, मेरी बहुओं को एक और मौका दीजिए। ठीक है, कल तक का वक्त देता हूँ। 5 बहू घर आ जाती हैं, उसी फूड ब्लॉगर को बुला लेती हैं। दीदी, आप क्या करने वाली हो? अपने चाचा का पर्दाफाश। जैसे हमारी कामयाबी वायरल हुई है और बदनामी भी, ऐसे ही सच्चाई भी सबके सामने आएगी। बेटा सबको समझा देती है। फूड ब्लॉगर कैमरा ऑन करके बैठ जाता है और श्वेता एक मामूली आम की बोतल और अपने आम रस की बोतल को दुनिया के सामने रखती है और उसमें प्लीज खोलकर दिखाती है, जिसमें उनके आम रस का रंग न बदलने पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है और हाथ जोड़कर 5 बहू खुद पर विश्वास करने को कहती हैं।
देखिए, हम आपके सामने पी रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हमारे घर के बच्चे भी पीते हैं। ये जो भी हुआ है, हमारा रिश्तेदार हमें बर्बाद करने के इरादे से कर रहा है। अगर आप हमें विश्वास करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। फूड ब्लॉगर ये वीडियो अपलोड कर देता है और पांचों बहू चाचा के खिलाफ केस दर्ज कर देती है, जिससे उसके झूठ बोलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पांचों बहू को अपना सम्मान वापस मिल जाता है और बलदेव भी माफी मांग लेता है, जिसके बाद पांचों बहू अपने आमरस की फैक्ट्री को अच्छे से चलाती हैं और अपने आलीशान बंगले में खुशी खुशी रहने लगती हैं।